NCERT के छठी कक्षा के सिविक्स की बुक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन से 5वां अध्याय पढ़ेंगे हम लोग। 5वां अध्याय गांव का प्रशासन। क्या पढ़ेंगे? गांव का प्रशासन। NCERT की अन्य पुस्तकें छठी क्लास से 12वीं तक के NCERT की और भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसका वीडियो आप वहां जाके देख सकते हैं। तो आज हम लोग का विषय है गांव का प्रशासन, 5वां अध्याय। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। हाँ, भारत में 6 लाख से अधिक गांव है। उसकी पानी, बिजली, सड़क आदि की ज़रूरतों को पूरा करना कोई आसान काम नहीं है। इसके अलावा ज़मीन के दस्तावेजों का रखरखाव करना पड़ता है और आपसी विवादों को निपटने की ज़रूरत पड़ती है। इन सब व्यवस्था के लिए गांव में प्रशासनिक ढांचे होते हैं। इस पाठ में हम 2 ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारियों के काम के बारे में थोड़ा विस्तृत से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा, जो ग्राम पंचायत और गांव में कौन कौन से प्रशासन होते हैं, किस तरीके से काम होते हैं। तो क्या क्या है? पानी, बिजली, सड़क के अलावा ज़मीनी दस्तावेजों का रखरखाव, आपसी विवादों का भी निपटारा ग्राम पंचायत में होती है। इसके लिए जो प्रशासनिक ढांचा है उसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। जमीन अपने खेत में मिला ली और अपने खेत का आकार बढ़ा लिया। मोहन को बहुत गुस्सा आया, मगर थोड़ा सा वह डरा हुआ था और रघु के परिवार के पास बहुत ज़मीन थी और इसके अलावा उसके ताऊ गांव के सरपंच थे। हुआ क्या है कि एक आदमी किसी और का ज़मीन हड़प लिया है, क्योंकि वह प्रभावशाली है, बड़ा ज़मींदार है और उसके ताऊ जो है सरपंच भी है। फिर भी मोहन ने हिम्मत जुटाई और रघु के घर पहुंचा। दोनों के बीच कहासुनी हुई। रघु तो मानने से ही इनकार कर दिया कि उसने मेयर को आगे बढ़ाया है। होता क्या है कि गांव में ये खेत होते हैं और बगल वाला खेत है, तो कुछ लोग अपना मेयर को यहाँ से बीच से हटा के थोड़ा इधर कर लेते हैं, कुछ खेत इसका अपने में मिला लेते हैं। वही काम यहाँ पे हुआ है। रघु ने अपने एक मजदूर को बुला लिया और दोनों मिलकर मोहन पर चिल्ला रहे थे। फिर उन्होंने मोहन को मारना शुरू कर दिया। हो हल्ला सुनकर पड़ोसी बाहर आए। उन्होंने देखा कि मोहन की पिटाई हो रही है। बीच बचाव करके उन्होंने मोहन को बचाया। लड़ाई झगड़ा हो गई। फिर से पहले वाला ही गलती की, यहाँ वाला हम लोग छोड़ दिए। मोहन एक किसान था। मोहन क्या था? किसान था। उसके परिवार के पास थोड़ी सी ज़मीन थी जिस पर वह कई सालों से खेती कर रहा था। उसी खेत को ये लोग क्या किए हैं? अपने खेत में मिला लिए हैं। रघु का भी खेत बगल में था। रघु क्या किया? उसके खेत को अपने खेत में मिला लिया है। मोहन ने सिर पर और हाथ पर बहुत चोट आई। मोहन को क्या आ गई? रघु जो मिलकर पिटाई किया उसे मोहन को चोट लग गई। एक पड़ोसी ने उसकी मरहम पट्टी की। मोहन के एक दोस्त ने, जो गांव के डाकघर में काम करता था, उसने सुझाव दिया कि उन्हें स्थानीय पुलिस में जाकर रपट लिखवानी चाहिए, माने पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए। जबकि कुछ लोगों ने इसके खिलाफ थे। कुछ लोग का कहना था कि रपट नहीं लिखवाइए। उनको लगता था कि बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा और नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। कुछ लोगों ने कहा कि रघु के परिवार वाले तो पहले से ही पुलिस क्या है, थाने पहुंच चुके होंगे। काफ़ी विचार विमर्श के बाद अंततः यह तय हुआ कि जिन पड़ोसियों की आंखों के सामने यह घटना हुई, मोहन उसको लेकर पुलिस थाने जाएगा। अब क्या हुआ कि बगल वाले जो गवाह थे उनको लेके पुलिस थाने जाने की बात हुई मोहन की। पुलिस थाने का क्षेत्र। थाने के रास्ते में एक पड़ोसी ने पूछा, क्यों ना हम थोड़ा सा पैसा खर्च करके शहर के बड़े थाने में चले जाए। मोहन ने समझाया कि बात पैसे की नहीं है, हम इसी थाने में अपना मामला दर्ज करवा सकते हैं, क्योंकि हमारा गांव इसी के कार्यक्षेत्र में आता है। आपको यहाँ से ये बात समझ में आई होगी कि जो आपका नज़दीकी थाना है, जिस थाना क्षेत्र के अंदर आपका ग्राम आता है, कंप्लेन आपका वहीं लिखवाया जा सकता है। हर पुलिस थाने का एक कार्यक्षेत्र होता है, माने कोई भी पुलिस थाना उसका एक एरिया होता है, कार्यक्षेत्र होता है कि इसके अंदर इसके प्रशासनिक क्षेत्र में आता है, जो उसके नियंत्रण में रहता है। लोग उस क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि का रपट उसी थाने में लिखवा सकते हैं। यह वहाँ के थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि वह लोगों की घटना के बारे में पूछताछ करे और जांच पड़ताल करे और अपने क्षेत्र के अंदर मामला पर कार्रवाई करे।
अगर आपके घर में चोरी हो जाती है तो क्या आप थाने में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवाएंगी? एनसीईआरटी क्या है ना कि जेंडर न्यूट्रल है। कहीं कहीं आपको एक महिला की तरह बात किया जाएगा, कहीं कहीं आपको पुरुष की तरह, सिर्फ पुरुष की तरह ही आपको समझाया नहीं जाएगा। नहीं तो इससे क्या होगा कि लोगों को लगेगा ये किताब जो है सिर्फ पुरुषों की बात करता है। तो इस मामले में एनसीईआरटी थोड़ा सा अलग तरीके से, ये अच्छी बात भी है। हम लोग पहले में ही क्या पढ़े थे, पॉलिटी के पहला चैप्टर ही इसी विषय में पढ़े थे। मोहन और रघु के बीच में किस बात को लेकर विवाद हुआ था? तो खेत का क्या होगा, उसका मेड़ अपना बढ़ा लिया था, ये आपको पता ही है। मोहन को रघु के झगड़ा करने में क्यों डर लग रहा था? क्योंकि उसके चाचा जो थे, ताऊ जो थे, क्या थे, सरपंच थे और उसके पास काफ़ी पहले से संपत्ति थी। कुछ लोगों ने कहा कि मोहन को पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाना चाहिए, जबकि कुछ लोगों ने ऐसा करने से मना किया। लोगों ने अपनी राय क्या दर्ज कराई? वही दर्ज कराई कि वो पैसा वाला है, तुम उससे लड़ नहीं पाओगे, मामला बढ़ेगा तो पैसा खर्च ज़्यादा होगा। पुलिस थाने में होने वाले काम। जब सब लोग पुलिस थाने पहुंचे तो मोहन थानेदार के पास गया और उसे पूरा मामला बताया। उसने यह भी बताया कि अपनी शिकायत लिखित रूप में देना चाहता है। थानेदार ने बड़ी बेरुखी से कहा कि उसके पास छोटी छोटी शिकायतों के लिए जांच पड़ताल का समय नहीं है। मोहन ने अपने घाव दिखाए लेकिन थानेदार पर कोई असर नहीं हुआ। अमूमन यही होता है। मोहन हैरान था कि उसकी शिकायत आखिर दर्ज क्यों नहीं की जा रही। तब मोहन बाहर गया और अपने पड़ोसियों को बुलाकर अंदर लाया। पड़ोसियों ने थाने को समझाया कि मोहन उसकी आंखों के सामने पीटा है। मोहन को उसके सामने मैंने सामने में पीटा गया है मोहन को। अगर वे उसे ना बचाते तो उसे बहुत गंभीर चोट आती। उन्होंने मामला दर्ज कराने पर जोर दिया। अंततः थानेदार राजी हो गए। उसने मोहन को अपनी शिकायत लिखकर देने को कहा। थानेदार ने वादा किया कि अगले दिन वह हवलदार घटना की जांच पड़ताल के लिए यहाँ पहुँचेगा। पुलिस थाने में जो हुआ उसे एक नाटक के रूप में दिखाइए, फिर बताइए कि मोहन थानेदार या पड़ोसियों की भूमिका निभाते हुए आपको कैसा लगा। क्या थानेदार इस स्थिति को किसी अन्य तरीके से संभाल सकता था? बिल्कुल संभाल सकता था। अब हम लोग देखेंगे, थाने का तो काम देखे, अब हम देखेंगे राजस्व विभाग का काम। आपने पढ़ा कि मोहन और रघु खेत की मेड़ को लेकर जबरदस्त लड़ाई हुई। क्या ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वह अपना मामला शांतिपूर्ण सुलझा लेते? क्या कोई ऐसा अभिलेख यानी रिकॉर्ड होते हैं जिससे यह पता चल जाए कि गांव के किसके पास कौन सी ज़मीन है? चलिए पता करते हैं कि यह कैसे किया जाता है। मैंने जो मारपीट की बात आई उसको क्या हम लोग अन्य तरीके से सुलझा सकते थे? तो उसके बारे में आपको आगे बताया गया है। ज़मीन को नापने और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य कार्य होता है। किसका काम होता है? पटवारी का। ये भी एक बिहार एसआई के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ज़मीन मापने और रिकॉर्ड रखने का काम किसका होता है। ये भी कई एग्जामों में ये सवाल पूछा गया है। अलग अलग राज्यों में इसके अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं इसे पटवारी, तो कहीं लेखपाल, तो कहीं कर्मचारी, तो कहीं ग्रामीण अधिकारी, तो कहीं कानूनगोह कहते हैं। अन्य नाम आपको देखने को क्या मिलेगा? पटवारी का पटवारी, लेखपाल, कर्मचारी, बिहार में कर्मचारी भी बोलते हैं, ग्रामीण अधिकारी भी कहते हैं या कानूनगोह भी कहते हैं। तो ये अन्य नाम भी ध्यान में रखेंगे कि ये कहीं इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। हमारे यहाँ ज़मीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारियों के लिए पटवारी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रत्येक पटवारी कुछ गाँव के लिए जिम्मेवार होते हैं। अगले पृष्ठ पर दिए गए नक्शे और उसके अनुसार बने खसरे यानी रजिस्टर के विवरण को देखिए। यह पटवारी द्वारा रखा गया गांव के लोगों के ज़मीन का रिकॉर्ड का हिस्सा है। आमतौर पर पटवारी के पास खेत के नापने के अलग अलग तरीके होते हैं। कई जगहों पर वह एक लंबे लोहे के जंजीर का इस्तेमाल करते हैं। कई जगह पे पटवारी के स्थान पर अमीन का भी नियुक्ति ब्लॉक में किया जाता है और उसके माध्यम से नापी की जाती है। जो लोहे की जो जंजीर होती है उसको जरीब कहते हैं। ऊपर दी गई जानकारी पटवारी मोहन और पटवारी किसानों की भूमि का भी इकट्ठा करता है। ये लाइन फिर से देखते हैं क्या लिखा गया है। ऊपर दी गई कहानी पटवारी मोहन और पटवारी किसानों की भूमि भी इकट्ठा करता है। नहीं, कुछ छूट रहा है क्या? हाँ देखिए, इसीलिए शब्द सेंटेंस पूरा नहीं हो रहा था। ऊपर दी गई जानकारी पटवारी मोहन और रघु को खेतों को नाप कर देख सकता था कि वह गांव के नक्शे में मेल खाता है या नहीं।
अगर वह नक्शे में मेल नहीं खाता तो उसको पता चल जाता कि मेल खिसका कर खेत की सीमा बदली गई है। पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र से उगने वाले फसलों के बारे में जानकारी देता है। यह काम वह अपने रिकॉर्ड के आधार पर करता है, इसलिए ज़रूरी है कि वह उनको समय समय पर दुरुस्त करता रहे। किसान कई बार फसल बदल देते हैं और कुछ और उगाने लगते हैं। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो पता कीजिए कि आपके क्षेत्र का पटवारी कितने गांवों का ज़मीन का अभिलेख रखता है और गांव के लोग पटवारी से कैसे संपर्क करते हैं या रखते हैं। ये दिया गया है कि किस तरीके से पटवारी का जो लेखा जोखा होता है खाता खेसरा के नाम से, और ज़मीन का नंबर भी होता है और उसका रकबा भी होता है। रकबा यानी टोटल कितने रकबा पर उसका कब्जा है। मोहन के खेत के दक्षिण में जो ज़मीन है वह किसकी है। अब इससे क्या होगा कि आस पास के रोहन और ज़मीन के सीमा का निर्धारण होगा और नापी होगा कि किसका कितना। अगर इसका 4 डिसमिल है यानी 5 डिसमिल 4 कट्ठा जो भी है नंबर, उस नंबर का इसका हिस्सा इसका ये नापी का तरीका आपको एक लैंडमार्क होता है हर गांव में, वहाँ से इस नापी को किया जाता है, या सड़क से या लैंडमार्क से, दोनों से यह पर। और नक्शा का हर के लिए अलग अलग सीमा का ये चिन्ह होता है, चारागाह का ये चित्र, और कच्ची सड़क इस तरीके से, पेड़ को इस तरीके से नक्शे में दिखाया जाता है। किसानों को अक्सर अपने खेत में नक्शे और रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ती है, इसके लिए उसको कुछ शुल्क देना पड़ता है। किसानों को इसकी नकल पाने का अधिकार है, हालांकि कई बार उसको यह रिकॉर्ड आसानी से नहीं मिलते। लोगों को इसको हासिल करने में मुश्किल का सामना करना पड़ता है। कई राज्यों में ये सारे रिकॉर्ड कंप्यूटर पर डालकर पंचायत के दफ्तर में रख दिए गए हैं ताकि वे आसानी से लोगों को उपलब्ध हो सके और नई सूचनाओं के अनुसार नियमित रूप से दुरुस्त हो सके। आपको क्या लगता है कि किसानों को इस रिकॉर्ड की ज़रूरत कब पड़ती होगी? नीचे दी गई स्थितियों को पढ़िए और मामलों को पहचानिए जिसमें ज़मीन के रिकॉर्ड अनिवार्य होते हैं। यह भी बताया गया कि वह किस लिए ज़रूरी है। एक किसान दूसरे किसान को ज़मीन खरीद सकता है, तो उसमें भी रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है कि किसके नाम से ये खारिज हुआ है, किसके नाम में दाखिल हुआ है। एक किसान अपनी फसल को दूसरे को बेचता है। एक किसान अपनी ज़मीन में कुआं खोदने के लिए बैंक से कर्ज लेता है, उसमें भी ज़मीन का डॉक्यूमेंट चाहिए। एक किसान अपने खेत के लिए खाद खरीदना चाहता है। एक किसान अपनी ज़मीन अपने बेटे बेटियों में बांटना चाहता है। या कोई कुआं खोद लेता है। इस सब का हिसाब रखना सरकार के राजस्व विभाग का काम होता है। इस विभाग के वरिष्ठ लोग इस काम का निरीक्षण करते हैं, जैसे प्रखंड स्तर पे सीओ के अंडर ये काम होते हैं। भारत में सभी राज्य जिलों में बटे हुए हैं और ज़मीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों में छोटे छोटे खंडों में बांटा गया है, जिसे अंचल के नाम से भी, जिसे उपखंड कई नामों से जानते हैं, जैसे तहसील कहते हैं, तालुक कहते हैं, अंचल कहते हैं, ये सब अन्य अन्य नाम हैं। सबसे ऊपर जिला अधिकारी होता है और उसके नीचे तहसीलदार होता है। उन्हें विभिन्न मामलों को निपटाना होता है। तहसीलदार को ही आप सीओ मान सकते हैं, सर्किल ऑफिसर। ये पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं। जो पटवारी जो कर्मचारी जो होते हैं उसके काम का निरीक्षण इनके द्वारा किया जाता है। रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं आरओ, कहीं आरओ को काम है तो कहीं ये सीओ का भी काम रहता है। यह सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाए और राजस्व के विभिन्न कर का इकट्ठा होते रहे। वे ये भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए। वे विद्यार्थियों को जरूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र आदि भी जारी करते हैं। कौन? कहीं आरओ तो कहीं सीओ। तहसीलदार के दफ्तर में जमीन से जुड़े विवाद के मामले सुने जाते हैं। नया कानून हिंदू अधिनियम धारा 2005। जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास ज़मीन है तो आमतौर पर हमारे ध्यान में पुरुष होते हैं। महिलाओं की हैसियत खेतों के काम में एक मददगार पर मानी जाती है। उनके बारे में ज़मीन का मालिकाना रूप से कभी नहीं सोचा जाता है। मतलब कभी भी सोचिए कि खेत किनका है तो आपको पुरुष का नाम देखने को मिला है। इस संबंध में एक कानून बनाया गया
हिंदू अधिनियम धारा 2005 उसके विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं कि महिलाओं को भी आगे अधिकार दिया गया है। अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार के जमीनी हिस्सा नहीं मिलता था। पिता के मृत्यु के बाद जमीन बेटों में बांट दी जाती थी। हाल में ही कानून में बदलाव किया गया है और नए कानून के मुताबिक हिंदू परिवार के बेटे और बेटियों और उसकी मां को भी जमीन में बराबर हिस्सा मिलता है। यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू होगा। इस कानून की सबसे बड़ी संख्या में औरतों को फायदा होगा। उदाहरण के लिए सुधा एक खेतिहर परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। वह शादीशुदा है और पास के गांव में रहती है और उसके पिता की मृत्यु के बाद सुधा अक्सर खेती के काम में मां का हाथ बटाती है। उसकी मां ने पटवारी से कहा कि जमीन अब बेटे के साथ साथ उसके दोनों बेटियों के नाम रिकॉर्ड में आ जाएगा। सुधा की मां बड़े आत्मविश्वास के साथ छोटे बेटों और बेटी और की मदद से खेती का काम संभालती थी। सुधा भी इस निश्चिंतता में जी रही थी कि जरूरत पड़ने पर वह अपने हिस्से की जमीन से काम चला सकती है। बॉक्स में कुछ और चीज़ दिए गए हैं, उसको हम लोग देखेंगे। एक बिटिया की चाह, विरासत में मिला यह घर, पापा को अपने पिता से यही घर मिलेगा, मेरे भैया को मेरे पिता से, पर मैं अपनी मेरी माँ से हमारा क्या। ये कविता टाइप का है। ये अन्य बॉक्स में जो दिया गया है अन्य सार्वजनिक सेवाएं, इस पाठ में हमने सरकार के कुछ प्रशासनिक कार्यों के बारे में पढ़ा है, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में के संदर्भ में। पहला उदाहरण कानून व्यवस्था बनाए रखने के बारे में हम लोग पढ़े हैं। दूसरा जमीन के अभिलेखों के बारे में पढ़े हैं। पहले मामले में हमने पुलिस की भूमिका का परीक्षण किया, दूसरे मामले में पटवारी की भूमिका का। इनके काम विभाग एवं अन्य लोगों द्वारा निरीक्षण किया जाता है। पुलिस अधीक्षक या तहसीलदार, जैसे पुलिस के कामों का कौन निरीक्षण करता है? पुलिस अधीक्षक। और पटवारी या कर्मचारी के काम का तहसीलदार निरीक्षण किया जाता है। हमने यह भी देखा कि लोग कैसे इन सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें किस तरह की समस्या आती है। इन सेवाओं के उपयोग कानूनों के अनुसार होना चाहिए और अपने संभवतः सरकार के अन्य विभागों द्वारा दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं को देखा होगा। अपने गांव या क्षेत्र के दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं की एक सूची बनाइए। दूध उत्पादन समिति, राशन की दुकान यानी पीडीएस वाले, बैंक, पुलिस थाना, बीज खाद के लिए कृषि समिति, डाक बंगला, आंगनबाड़ी, बालवाड़ी, सरकारी स्कूल एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल इत्यादि जो है सरकार की ये संरचना है हर गांव में। 3 सार्वजनिक सेवाओं की जानकारी इकट्ठी कीजिए और अपने अध्यापिका के साथ चर्चा कीजिए कि इसकी कार्य प्रणाली कैसे सुधारी जा सकती है और अपने उदाहरण के लिए आगे आपके लिए एक उदाहरण आगे दिया जा रहा है। ये काम है जो बच्चों के लिए है कि किस तरीके से कौन कौन से दिक्कत इन सार्वजनिक सभा में आती है, राशन के दुकानों पे आती है और इसके लिए कौन से सुधार जरूरी है। इस पे अपने शिक्षक के माध्यम से चर्चा करना है। स्वास्थ्य केंद्र में क्या, दूध उत्पादन समिति को किस तरीके से और ग्रो किया जा सकता है। और यहाँ हम लोग का ये चैप्टर होता है समाप्त। इसी में पुलिस का क्या काम होता है, क्या काम होता है आप लोग अभी ऊपर देखे ही हैं। पटवारी का 2 काम बताना है, तहसीलदार का क्या काम होता है, पटवारी का निरीक्षण, और देखते रहना कि पटवारी का निरीक्षण के साथ साथ दस्तावेजों का निगरानी भी। बिटिया की चाह कविता में किस मुद्दे को उठाया गया है? तो बिटिया के हक में बंटवारा में जो हिस्सा वगैरह है उसके पीछे में इसके बारे में बताया गया है।